यतो धर्मस्ततो जया। जी हाँ, भारतीय न्यायपालिका का मोटो या कहें ध्येयवाक्य, जिसका अर्थ है जहां धर्म है वहां जीत है, जिसे न्यायपालिका के संदर्भ में कहा जाता है जहां पर न्याय है वही जीत है। दृष्टि आईएएस के इन डेप्थ प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि। आज हम यहाँ पर न्यायपालिका और सरकार के बीच जो हालिया मामले, हालिया विवाद या टकराव की स्थिति बन रही है एनजेईसी को लेकर, कॉलेजियम व्यवस्था को लेकर, उसी पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि आज हमारा ये जो विषय है इसमें हम किन किन बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं या क्या हमारे चर्चा के बिंदु होंगे। तो आज का हमारा टाइटल है क्यों हुई सरकार और न्यायपालिका के बीच टकरार। इसे लेकर देखते हैं कि कौन कौन से बिंदु आज हमने शामिल किए हैं। सबसे पहले देखेंगे खबर कहां से ली गई है, आखिर चर्चा में क्यों आ गई है, इसकी सुर्खियों में बने रहने का क्या कारण है। इसके बाद समझेंगे कि सरकार कॉलेजियम व्यवस्था की जो अभी आलोचना कर रही है, दरअसल वह कॉलेजियम व्यवस्था है क्या, यानी कॉलेजियम व्यवस्था के बारे में जानेंगे। फिर समझेंगे कि भारतीय संविधान न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर क्या यहाँ पर प्रावधान करता है, क्या भारतीय संविधान में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में कोई बात कही गई है। इसके बाद समझेंगे राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के बारे में, यानी एनजेएसी के बारे में, कि भारत सरकार इस अधिनियम को कब लेकर आई थी, इसमें किन किन चीजों का प्रावधान किया गया है, किन किन बातों का प्रावधान किया गया है। इसके बाद जानेंगे कि क्या होगी आगे की राह, यानी कैसे इन समस्याओं से निपटा जा सकेगा। फिर आज के सेशन पर आधारित एक प्रश्न होगा जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो आइए बढ़ते हैं सबसे पहले खबर की तरफ। खबर क्या है? खबर है व्हाई इज देयर फ्रिक्शन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द जुडिशरी, यानी न्यायपालिका और सरकार के बीच जो अभी हाल ही में टकरार देखने को मिल रही है, फ्रिक्शन देखने को मिल रहा है, इसके क्या कारण है, क्या महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिसकी वजह से एक बार फिर से यह टकरार सुर्खियों में आ गई है, क्योंकि ये लगातार बनी ही रहती है। तो इसके बारे में आज हम देखेंगे सबसे पहले कि सरकार दरअसल न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण से संबंधित जो कॉलेजियम व्यवस्था है उसे अपारदर्शी क्यों कह रही है, उसे क्यों कह रही है कि उसमें भेदभाव नहीं थे, उसकी इतनी आलोचना क्यों की जा रही है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि यह चर्चा में क्यों आ गया है। यदि इसकी चर्चा में बने रहने का कारण देखें तो न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण यानी तबादलों से संबंधित जो कॉलेजियम व्यवस्था है उसका लगातार सरकार विरोध कर रही है। इस वजह से यह खबर सुर्खियों में है, जिसमें कानून मंत्री ने अभी हाल ही में कह दिया कि जो कॉलेजियम व्यवस्था है वह अपारदर्शी है, कहीं ना कहीं उसमें भेदभाव नहीं थे, कहीं ना कहीं उसमें वंशवाद की जो प्रवृत्ति है मौजूद है। वे ही लोग यहाँ पर जज के रूप में नियुक्त किए जा रहे हैं जिनके पहले से कोई मेंबर या तो जज रहे हों, जिनके परिवार के कोई सदस्य या तो जज रहे हों, जिन्हें अंकल सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। अंकल सिंड्रोम न्यायपालिका को लेकर लगातार चर्चा में बना ही रहता है। तो इस वजह से यह जो सुर्खी है, यह जो खबर है काफी सुर्खियों में आ गई है। इसके साथ एक बार फिर से सरकार ने न्यायपालिका की उस कदम की आलोचना कर दी है जिसके तहत न्यायपालिका ने यहाँ पर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित जो संविधान संशोधन था उसको रद्द कर दिया था। इस वजह से भी यह खबर सुर्खियों में आ गई है। और यदि हम बात करें कि अभी हाल ही में क्यों इतना यह मुद्दा वापस से सामने आ गया है, तो क्योंकि सरकार ने कॉलेजियम व्यवस्था की यहाँ आलोचना कर दी है। सरकार ने कहा है कि जब कॉलेजियम व्यवस्था यहाँ पर न्यायाधीशों की नियुक्ति का कार्य कर रही है तो उसमें कुछ न्यायाधीश शामिल होते हैं। तो जब कॉलेजियम व्यवस्था में न्यायाधीश शामिल है तो फिर न्याय कौन कर रहा है, यानी न्याय में होती देरी के पीछे यहाँ पर कॉलेजियम व्यवस्था की आलोचना की जा रही है। तो ये तो हमने देखा कि यह आखिर चर्चा में क्यों है। अब हम देखेंगे कि आखिर यह कॉलेजियम व्यवस्था है क्या, क्यों कॉलेजियम व्यवस्था को लेकर लगातार यह मुद्दा बना ही रहता है। तो जानेंगे कॉलेजियम व्यवस्था के बारे में। यदि हम कॉलेजियम व्यवस्था या सिस्टम को समझें कि कॉलेजियम सिस्टम है क्या, तो दरअसल यह सर्वोच्च न्यायालय की अपने निर्णयों की एक श्रृंखला ही है। दरअसल सर्वोच्च न्यायालय ने अपने कुछ निर्णय दिए थे, उसी निर्णय की श्रृंखला के बाद यह सामने निकल कर आई जिसे कहा जाता है कॉलेजियम सिस्टम। इन न्यायाधीशों से संबंधित जो निर्णय है इन्हें जजेस केसेस के रूप में जाना जाता है, जिसमें 3 केस काफी महत्वपूर्ण हैं, जिन्हें फर्स्ट जज केस, सेकंड जज केस और थर्ड जज केस के रूप में जाना जाता है। यदि इनके वर्षों की बात हम करें तो पहला जज केस वर्ष 1981 में आया था, इसके बाद दूसरा आया था वर्ष 1993 में और तीसरा आया था वर्ष 1998 में।
यदि हम बात करें वर्ष 1981 के फर्स्ट जज केस के संदर्भ में, तो दरअसल इसमें सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला था या जिस पीठ के बारे में फैसला किया था वह झुक गया था किसमें, कार्यपालिका के पक्ष में। यहां पर मुख्य मुद्दा यह था कि जब, क्योंकि यहाँ पर संविधान में जो कथन वर्णित है उसमें कहा गया है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित जो फैसले हैं, क्योंकि राष्ट्रपति ही इनकी नियुक्ति करता है, तो राष्ट्रपति इसके लिए जिसे वे महत्वपूर्ण समझे या जिसके लिए वे जिस व्यक्ति को या जिन न्यायाधीशों को यहाँ वे उस लायक समझे उनसे परामर्श करेगा। यहाँ पर जो शब्द यानी संविधान में जो परामर्श शब्द वर्णित है उसमें पहले जज केस में क्या कहा गया कि यहाँ पर राष्ट्रपति न्यायाधीशों के जो परामर्श शब्द है उसमें से क्या कहा गया, यह सहमति के रूप में नहीं लिया जाएगा। इसे यहाँ इसकी सहमति के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। तो कहीं ना कहीं यह जो फैसला था वह कार्यपालिका के पक्ष में हो गया। लेकिन सेकंड जज केस में जो कि वर्ष 1993 में हुआ, इसमें सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की पीठ बैठी और 9 जजों की पीठ ने यहाँ फैसला सुनाया जिसमें अपने इस पहले फैसले को यानी फर्स्ट जज वाले फैसले को इसने पलट दिया और इसमें कहा यहाँ पर कहीं ना कहीं सीजेआई महत्वपूर्ण हो जाता है, सीजेआई का निर्णय महत्वपूर्ण हो जाता है। और यहाँ परामर्श शब्द को उसने कहा कि यहाँ परामर्श का अर्थ यह है कि यदि यहाँ पर न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित कोई फैसला लिया जाता है तो इसमें सीजेआई की भूमिका को कम नहीं किया जाएगा, परामर्श शब्द को यहाँ पर कम नहीं आंका जाएगा। यहाँ उतनी ही भूमिका होगी परामर्श की जितनी कि यहाँ राष्ट्रपति के फैसले की होगी। यहाँ पर परामर्श लिया ही जाएगा किससे, सीजेआई से। इसके बाद जो सेकंड जज केस था यानी 1993 में, इसी में सुप्रीम कोर्ट के इस पूरी खंडपीठ ने जो कि 9 जजों की बैठी थी, इसने क्या कहा, कॉलेजियम सिस्टम के बारे में कहा। यानी एक कॉलेजियम सिस्टम को लाने की बात कही जिसमें कहा गया कि सीजेआई के साथ 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे जो सिफारिश करेंगे नामों की, उसके बाद राष्ट्रपति नियुक्त करेगा वहां पर न्यायाधीशों को, किस पे, सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में। तो यहां पर क्या कहा गया कि सीजेआई का फैसला महत्वपूर्ण होगा। इसके बाद आता है थर्ड जज केस जो कि वर्ष 1998 में आया। तो वर्ष 1998 के थर्ड जज केस में दरअसल सुप्रीम कोर्ट के लिए यहाँ पर प्रेसिडेंशियल नोटिस जारी किया गया जिसमें कुछ सवालों का जवाब मांगा गया। इसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसका जवाब दिया और जवाब के संदर्भ में उन्होंने कहा कि यहाँ पर कॉलेजियम सिस्टम को अपनाया जाएगा। कॉलेजियम सिस्टम में एक सीजेआई होंगे, इसके साथ ही 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश इसमें शामिल करने की बात उन्होंने कर दी और इसी के फैसले से न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की बात कही गई किसमें, यहाँ पर थर्ड जज केस में जो कि वर्ष 1998 में लाया गया था। ये तो हमने चर्चा की इन 3 जज केसेस के बारे में जिसके जो काफी महत्वपूर्ण है कॉलेजियम सिस्टम के बारे में। अब हम जानेंगे कि आखिर कॉलेजियम सिस्टम क्या है। तो दरअसल उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण से संबंधित यह एक निकाय है जो निर्धारित करती है किसके, इनके स्थानांतरण और इनकी नियुक्ति से संबंधित प्रक्रिया को, और इसी के जरिए इनकी नियुक्ति और स्थानांतरण भी होता है। तो यदि हम बात करें कि यह जो सिस्टम है यानी कॉलेजियम सिस्टम है, तो यह न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की प्रक्रिया को निर्धारित करता है जिससे संबंधित जो 3 जजेस केस है इसके बारे में हमने चर्चा भी की। यदि सुप्रीम कोर्ट से संबंधित कॉलेजियम की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम की अध्यक्षता सीजेआई द्वारा की जाती है और इसमें सर्वोच्च न्यायालय के 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं जिसके बारे में हमने चर्चा भी की। यदि हाई कोर्ट से संबंधित कॉलेजियम की बात करें तो हाई कोर्ट से संबंधित कॉलेजियम में उस हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वे शामिल होंगे, इसके साथ 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश इसमें शामिल होते हैं। यानी याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम में 1 सीजेआई और 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होंगे, जबकि हाई कोर्ट की कॉलेजियम में 1 यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश और 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होंगे। ये तो हमने देखा कॉलेजियम से संबंधित कौन कौन सी व्यवस्था है जिसके बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। यदि हम इसके बाद सरकार की बात करेंगे, सरकार कॉलेजियम की आलोचना क्यों कर रही है और ऐसा कह रही है अपारदर्शी होने के साथ साथ इसमें चूंकि अंकल सिंड्रोम वाली प्रवृत्ति भी देखी जा रही है। सरकार पूछ रही है कि यदि आप किसी व्यक्ति के नाम की सिफारिश करते हैं तो किस आधार पर करते हैं, यदि किसी व्यक्ति को उस लिस्ट से हटाते हैं तो किस आधार पर हटाते हैं, जिसमें कॉलेजियम व्यवस्था में कुछ सुधार भी किए गए हैं। यानी जैसे ही सरकार ने इस बात पर आरोप लगाया कि आप किसी व्यक्ति या किसी न्यायाधीश, किसी वकील को जब न्यायाधीश बनाते हैं तो उसके पीछे कौन से आधार रखते हैं इसके बारे में आपको जानकारी देनी चाहिए।
जिसके संदर्भ में यहाँ पर न्यायालय की ही अपनी एक वेबसाइट है जिसके बारे में लिखा गया है कॉलेजियम रिजोल्यूशन के संदर्भ में। कॉलेजियम रिजोल्यूशन में बात स्पष्ट रूप से बताई जाती है कि यदि किसी व्यक्ति को न्यायाधीश चुनना है तो उसके पीछे कौन कौन से आधार हैं, और यदि किसी व्यक्ति को उस नाम में या उस लिस्ट में शामिल नहीं किया गया तो उसके भी क्या आधार है। इसे ही क्या कहा गया है, कॉलेजियम रिजोल्यूशन, जिसमें कुछ सुधार भी देखे गए हैं, यानी कॉलेजियम में कुछ सुधार भी देखे गए हैं। यदि हम बात करें उच्च न्यायालय के संदर्भ में, तो उच्च न्यायालय के कॉलेजियम द्वारा जिन नामों की सिफारिश की जाती है वे सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम द्वारा अनुमोदन के बाद ही सरकार के पास पहुंचते हैं। यानी यहाँ पर पहले कॉलेजियम उन लिस्ट को तैयार करता है जिन्हें न्यायाधीश के रूप में चुनना है, फिर उस लिस्ट को सरकार के पास भेजा जाता है, जिसमें राष्ट्रपति फिर देखता है कि किस व्यक्ति को न्यायाधीश के रूप में चुना जाएगा। उसी में वह शब्द महत्वपूर्ण था, क्या, परामर्श। और परामर्श को सहमति, कई बार सहमति के रूप में माना गया है, कई बार यह कहा गया है कि परामर्श का मतलब यह है कि यदि आप राष्ट्रपति ने न्यायाधीश से या मुख्य न्यायाधीश से परामर्श किया है तो मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद यदि कॉलेजियम जो नामों को सुझाता है या जिन नामों की सिफारिश करता है उसे सरकार एक बार देखेगी। सरकार यदि चाहती है कि इसमें कुछ सुधार किए जाने चाहिए तो वापस से कॉलेजियम के पास वह इस बात को भेज देगी कि इसमें कुछ सुधार किए जाएं। लेकिन यदि उसमें कोई सुधार नहीं करता है कॉलेजियम और फिर सरकार के पास भेजता है तो सरकार उसे मानने के लिए बाध्य है। इसी को लेकर यह विवाद लगातार चर्चा में भी आ गया है। यानी सरकार आपत्ति उठा रही है कि यदि कॉलेजियम उन नामों को सुझाता है और सरकार की उसमें सहमति नहीं है तो सरकार उसे वापस से दोहराने के लिए कहती है, लेकिन यदि वापस से कॉलेजियम उन नामों को की सिफारिश कर देता है तो सरकार इसे मानने के लिए बाध्य क्यों है। यहाँ पर सरकार इसी बात को लेकर यहाँ सुर्खियों में बनी हुई। तो हमने देखा कॉलेजियम सिस्टम के बारे में, उसमें हुए कुछ सुधारों के बारे में भी हमने चर्चा की। अब हम देखेंगे कि आखिर भारतीय संविधान में इससे जुड़ा क्या कोई प्रावधान है, या भारतीय संविधान न्यायाधीशों की नियुक्ति और इसके स्थानांतरण से संबंधित कोई प्रावधान करता है। तो हाँ, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(2) और अनुच्छेद 217 में इस बारे में बातें कही गई हैं। इस बारे में कुछ यहाँ पर कोट या तथ्य बताए गए हैं, जिसमें भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124(2) सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण से संबंधित है। वहीं अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के तबादले और इनकी नियुक्तियों से संबंधित है। यानी संविधान में इससे संबंधित कोई प्रक्रिया नहीं बताई गई, लेकिन इससे जुड़ी कुछ बातें जरूर कही गई हैं। इससे संबंधित कोई प्रक्रिया नहीं है कि किस प्रक्रिया, किस प्रोसेस के तहत ऐसा किया जाएगा। इसलिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने खुद से एक कॉलेजियम व्यवस्था बना ली है, कॉलेजियम सिस्टम बना लिया, जिसके जरिए न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। यदि हम इन अनुच्छेदों के बारे में चर्चा करें तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124(2) कहता है कि राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करेगा। और इसके बारे में कुछ तथ्य भी हैं। क्या तथ्य हैं? यानी इसी अनुच्छेद में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय के और राज्यों के उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करने के पश्चात जिनसे राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए परामर्श करना आवश्यक समझे। यानी राष्ट्रपति यहाँ पर जिनसे परामर्श करना आवश्यक समझे उनके संदर्भ में यहाँ पर उनसे ही परामर्श करेगा, और परामर्श के बाद यहाँ पर उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा। वह न्यायाधीश तब तक पद धारण करेगा जब तक वह 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता। यानी इसके बारे में, यानी यहाँ पर न्यायाधीशों की आयु सीमा भी बताई गई है। इसके बाद यहाँ पर कुछ परंतुक जोड़े गए हैं। परंतुक में क्या शामिल है? परंतु मुख्य न्यायाधीश के अलावा किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में भारत के मुख्य न्यायाधीश से हमेशा परामर्श किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, केवल मुख्य न्यायाधीश को ही यहाँ पर हटा दिया गया है कि केवल मुख्य, यहाँ पर कौन नहीं शामिल होगा? मुख्य न्यायाधीश। और ऐसी ही बात हाईकोर्ट के संदर्भ में भी कही गई है, जिसमें अनुच्छेद 217 में क्या कहा गया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी CJI और भारत के राज्यपाल के परामर्श से की जाएगी। और इसमें भी एक परंतुक जोड़ा गया है, क्या? मुख्य न्यायाधीश के अलावा किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों से परामर्श किया जाएगा। तो यहाँ भी परंतुक है, जिसे आप याद रखिएगा। ये तो हमने देखा भारतीय संविधान इसके बारे में, या इनकी नियुक्तियों के बारे में, न्यायाधीशों की नियुक्तियों के बारे में क्या कहता है। अब हम देखेंगे लगातार सुर्खियों में बने रहने वाला, चर्चा में बने रहने वाले NJAC अधिनियम के बारे में, यानी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के बारे में। तो वर्ष 2014 में सरकार ने 99वां संविधान संशोधन किया था, और इसके बाद यहाँ पर वे सामने लेकर आए थे किसे? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित अधिनियम को, जो कि वर्ष 2014 में आया था, जिसमें क्या शामिल था? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में
न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली के स्थान पर एक यहाँ पर इन्होंने स्वतंत्र आयोग के गठन की बात कही थी। यदि हम इस स्वतंत्र आयोग के गठन में सदस्यों के बारे में बात करें तो इसमें 6 सदस्यों का प्रावधान किया गया था, यानी इस व्यवस्था में, इस आयोग में 6 सदस्य होंगे। कौन कौन से 6 सदस्य होंगे? उसमें एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी CJI, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होंगे, केंद्रीय कानून मंत्री शामिल होंगे, इसके साथ 2 विशेषज्ञ शामिल होंगे। इन विशेषज्ञों को शामिल करने के लिए भी एक 3 सदस्यीय पैनल की बात कही गई, यानी एक 3 सदस्यीय पैनल के गठन की बात कही गई। उसमें कौन कौन शामिल है? एक तो भारत के प्रधानमंत्री, दूसरा मुख्य न्यायाधीश और इसके साथ विपक्ष के नेता, यानी विपक्ष का नेता इसमें शामिल है। इस पैनल में 3 लोग शामिल हैं, प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस यानी मुख्य न्यायाधीश। इन तीनों के पैनल के द्वारा इन 2 विशेषज्ञों या 2 व्यक्तियों की नियुक्ति की जाएगी। इसके बाद वे 2 विशेषज्ञ भी कौन से होंगे? उन 2 विशेषज्ञों में से एक अनिवार्य रूप से कौन होना चाहिए? अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक या महिला, यानी एक सदस्य का, इनमें से किसी एक सदस्य का होना यहाँ पर लिखा गया है कि प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से नामित किए जाने व्यक्ति में एक ये होना चाहिए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने NJAC को या इस संविधान संशोधन को रद्द कर दिया था। रद्द करने के बाद लगातार यह सुर्खियों में आ गया, क्योंकि ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने क्या समझा कि यहाँ पर कार्यपालिका उनके कार्यों में हस्तक्षेप कर रही है, इस वजह से उन्होंने इस फैसले को रद्द कर दिया था। लगातार फिर सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच ये तकरार बनी हुई है। तो अब हम बात करेंगे इस पूरे सेशन पर आधारित समाधान को लेकर कि आखिर इससे जुड़े क्या समाधान होने चाहिए। तो यदि हम बात करें समाधानों की, तो यहाँ पर है स्वतंत्रता और जवाबदेही के बीच संतुलन। यानी यहाँ पर वास्तविक मुद्दा यह नहीं है कि कौन न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा, किस प्रक्रिया के तहत न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी। यहाँ पर महत्वपूर्ण यह है कि स्वतंत्रता और जवाबदेही के बीच संतुलन बनाए रखा जाए। न्याय सुनिश्चित करने के संदर्भ में, न्याय देने के संदर्भ में यहाँ पर स्वतंत्रता और जवाबदेही काफी जरूरी है। यानी कार्यपालिका का इतना दखल भी ना हो कि न्यायपालिका के निर्णय प्रभावित हो, और न्यायपालिका इतनी स्वतंत्र भी ना हो कि वह हर फैसला अपने विवेक से दे, केवल इस तर्क में कि वह न्यायपालिका यहाँ पर स्वतंत्र है, किसी भी हिसाब से या किसी भी प्रकार की पाबंदी उस पर नहीं लगाई जा सकती। यानी स्वतंत्र और जवाबदेही के बीच संतुलन बनाना यहाँ काफी जरूरी है। यदि बात करें न्यायिक स्वतंत्रता से समझौते के संदर्भ में, तो यहाँ समाधान के रूप में हम कह सकते हैं कि किसी भी तरीके से, किसी भी प्रक्रिया को अपनाकर या किसी भी संस्था को लाकर, किसी भी आयोग को लाकर यहाँ पर न्यायिक स्वतंत्रता से समझौता नहीं किया जाना चाहिए। इसके बाद यदि हम बात करें न्यायपालिका के अंदर न्याय के संदर्भ में, तो दरअसल न्यायपालिका के भीतर अवसर की समानता और न्यायाधीशों के चयन के लिए सुनिश्चित मानदंड होने चाहिए। यानी यदि यह कहा जा रहा है कि यहाँ अंकल सिंड्रोम फॉलो किया जा रहा है, तो जरूरी है कि एक ऐसी संस्था को लाया जाए जिससे इसको खत्म किया जाए, यानी अंकल सिंड्रोम की प्रवृत्ति खत्म हो। यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति को, यदि वो इतना योग्य है, तो अवसर की समानता यहाँ प्रदान की जाए। इसके बाद यदि बात करें NJAC की स्थापना के संदर्भ में, इसकी स्थापना के पुनर्विचार के संदर्भ में, तो दरअसल संवैधानिक रूप से वैध हो इसे ऐसी प्रवृत्तियों के साथ लागू किया जाना चाहिए। यानी यहाँ पर संविधान के तहत ही एक ऐसी संस्था को बनाने का प्रावधान किया जाना चाहिए जो संवैधानिक रूप से वैध हो और न्यायपालिका की किसी भी प्रक्रिया में दखल ना दे। यदि हम वर्तमान में कॉलेजियम व्यवस्था की पारदर्शिता की बात करें, तो दरअसल कॉलेजियम व्यवस्था में पारदर्शिता धीरे धीरे सुनिश्चित हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद भी कहा है कि सरकार अपने आप में हमें बताए कि किस चीज की कमी कॉलेजियम व्यवस्था में है, हम उसमें सुधार करेंगे, जिसमें धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट ने सुधार भी किया है। जैसे कॉलेजियम रिजोल्यूशन की हमने बात की, इसके साथ ही उसने कुछ प्रक्रिया के बारे में भी कहा है कि किन आधार पर हम किसी व्यक्ति को यहाँ न्यायाधीश के पद के लिए यहाँ पर आपको सिफारिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं कॉलेजियम व्यवस्था में लगातार पारदर्शिता आ रही है, लगातार इसमें सुधार किया जा रहा है। ये हमने देखा समाधान। अब देखेंगे आज के सेशन पर आधारित हमारा सवाल यानी प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के 44वें संशोधन द्वारा लाए गए एक अनुच्छेद ने प्रधानमंत्री के चुनाव को न्यायिक पुनरावलोकन से परे कर दिया है। दूसरा कथन है, भारत के संविधान के 99वें संशोधन को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने विखंडित कर दिया क्योंकि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर अतिक्रमण था। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है या है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो इस सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया हमें और बेहतर बनने के लिए प्रेरित करती है। इसके साथ ही जो बच्चे बिहार PCS या हम कहें कि उत्तर प्रदेश PCS आदि परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो दृष्टि PCS चैनल को जरूर देखें क्योंकि उसमें हमने नए नए कार्यक्रमों की शुरुआत की है जो कि आपकी PCS की तैयारी में काफी मददगार साबित हो सकती है। तो मिलते हैं एक नए विषय के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। शुक्रिया।